ये लोकपाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, इसको देखते हैं जीएस पॉइंटर में। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष ये भारत के प्रथम लोकपाल थे। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सबसे पहले अनुशंसा किसने की थी? ये भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 के बीच में अनुशंसा की थी। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? भारतीय स्वरूप क्या है? तो ओम्बुड्समैन को भारत में लोकपाल के रूप में जाना जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और बाद में के हनुमंतैया को बनाया गया था। संसद में पहला लोकपाल बिल कब पारित किया गया? 1968 में संसद में पहला लोकपाल बिल पारित किया गया। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई? महाराष्ट्र में की गई। उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ये राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि कितने वर्ष होती है? तो ये 8 वर्ष निर्धारित की गई उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदावधि। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? ये उत्तराखंड था जिसने लोकायुक्त विधेयक पारित किया था 2011 में। कथन कह रहा है अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। सही बात है, भारत में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कारण कह रहा है अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में सही कथन देखना है। भारत सरकार ने 6 समुदायों जिसमें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों और जैनों के अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 में सांविधिक दर्जा दिया गया। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है और उन्हें संरक्षण भी देता है। तो भारत में 6 समुदाय हैं जिन्हें अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त है। वोहरा कमेटी जो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ पर एक कमेटी बनाई गई थी इनके जांच के लिए 1993 में। इसका मतलब है कि 1993 में राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ के अध्ययन के लिए एक कमेटी गठित की गई थी वोहरा के अध्यक्ष में, इसलिए इसे वोहरा कमेटी कहते हैं। वह समिति जिसने राजनीतिज्ञों अपराधियों के संगठन की जांच की रिपोर्ट दी थी, तो वोहरा कमेटी ही इसकी रिपोर्ट दी थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्ना आयोग ने किया था। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान के वे भाग जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों के प्रतिबिंबित करते हैं, तो मूल अधिकारों के इतर उद्देशिका में ऐसी व्यवस्था है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में ये सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों के तहत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अपनाया गया था। 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल अनुच्छेद कितने हैं? इसमें 33 अनुच्छेद हैं। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूएन के द्वारा इसे पारित किया गया था। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? मानव होने के नाते मानव गरिमा होना, प्राप्त होना। द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार कौन कौन से समझे जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से लेकर 21 तक में जो अधिकार उल्लिखित हैं वो प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार समझे जाते हैं, और अनुच्छेद 22 से लेकर 27 तक जो अधिकार उल्लिखित हैं उन्हें द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार के रूप में माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार है और अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार है। ये मानव अधिकार के रूप में ही है।
स्वतंत्रता तथा समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार में से वह जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में नहीं है। तो निजता का अधिकार संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों में नहीं है, बाकी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार है। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन, जितने भी प्रकार के सामाजिक विभेद हैं उनका उन्मूलन करना मानव अधिकार की जिस सूची के अंतर्गत आता है वह दूसरी पीढ़ी के मानव अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत है। उन्होंने अनुच्छेद 123 के तहत मानव अधिकार के संरक्षण के लिए 1993 में एक अध्यादेश जारी किया था। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब प्रवृत्ति में आया? 28 सितंबर 1993 में प्रवृत्ति में आ गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण हो, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, राज्यों में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना मुख्य लक्ष्य था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति के सदस्य कौन होते हैं? अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सदस्य गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष पक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये सब सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषय में क्या सही है? तो राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति होना चाहिए और इसकी सिफारिशें केवल सिफारिश प्रकृति के हैं, बाध्यकारी नहीं होती। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति करना आवश्यक होता है। तो ऊपर हमने प्रधानमंत्री बोला था, वो गलत हो जाएगा, सदस्य होते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई थी धारा 2 क्लॉज 1 एम के सब क्लॉज एम के अंतर्गत। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में शामिल नहीं है। राज्य के सशस्त्र बल की परिभाषा, जो सशस्त्र बल की परिभाषा दी गई है उसमें राज्य के सशस्त्र बल की को शामिल नहीं किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते, ये भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते। कथन कर रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश रह चुका हो। सही है। कारण कह रहा है उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो जाएगा वह धारित करेगा। कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है, 3 वर्ष होती है या 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले प्राप्त कर लेगा बस वही उनकी पदावधि होती है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के अधिकृत हैं तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर राज्य मानव अधिकार आयोग है तो वहाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसके पास है? तो यह राज्यपाल के पास है कि वह राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद में हुई रिक्ति के लिए किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर दें। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना।
इसमें उनको अधिकार प्राप्त नहीं है, वो सिर्फ सिफारिशें कर सकते हैं। आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। यह एक लोक सेवक समझा जाता है। जो भी इसके तहत अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी होते हैं वो लोक सेवक समझे जाते हैं। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा यानी संज्ञान या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकती है। अगर कहीं सशस्त्र बलों के द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तो जो मानव अधिकार आयोग होगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वह केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकती है। या तो स्वतः मांग लेगी या फिर किसी की अर्जी के द्वारा मांग लेगी। मानव अधिकार न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। संवैधानिक संस्था नहीं है तो मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं किया गया, इसे अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायतें ये सभी संवैधानिक प्राधिकरण हैं। संस्था और स्थापना देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग के संबंधित कथन देखना सही क्या है। इसकी रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्रकृति की होती है राष्ट्रीय आयोग की, और इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकटचलैया ने की गई थी। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष M.N. वेंकटचलैया थे और इसकी जो अनुशंसाएं हैं वो इसकी जो सिफारिशें हैं वो अनुशंसात्मक प्रकृति की होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह मूल अधिकारों के तुलना में निदेशक तत्व को अग्रता के प्रश्न पर स्वर्ण सिंह समिति ने विचार किया था। मंडल आयोग, जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद को सूत्रपात किया, को गठित करने वाले थे। ये मोरारजी देसाई के समय मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की थी। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण धार्मिक कारण नहीं हो सकता। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है भारतीय संविधान में जो CBC के आयोग की वर्णन करता है। यह संविधानेतर संस्था है। CBI की स्थापना 1963 में की गई थी। भ्रष्टाचार निवारक कानून 1988 में और प्रवर्तन निदेशालय 1956 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं तो संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर संघ लोक सेवा आयोग की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है कि वह
जब राज्यपाल मांग करता है या राष्ट्रपति की संतुति होती है तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहमत हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता। जब सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर बात आती है तो यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के 317 के तहत। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही क्या है? इनका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता। संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र संस्था। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष रखते हैं। इस पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। अध्यक्ष की संघ लोक सेवा आयोग जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के संबंध में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का उपयुक्त चित्रण चित्रित है। लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण जो है नौकरशाही होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो रोजा मैथ्यू थी, जो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा उसके कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। प्रावधान जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के 3 के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है अनुच्छेद 310 के तहत है। सिविल सेवा में सुधार है तो पीसी होता कमेटी का गठन कब किया गया था? 2004 में इस कमेटी का गठन किया गया था। अब संविधान के अस्थायी विशेष प्रावधान देखते हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 बी में विशेष उपबंध किसके लिए है? यह असम राज्य के लिए विशेष उपबंध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए किया गया है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था। घटनाएं सही कालक्रम में व्यवस्थित करना तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया सबसे पहले, फिर वहाँ भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित कर दिया और जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हो गया। फिर उसके बाद अब जम्मू कश्मीर को दो संघ शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ से समाप्त होता है। मिलते हैं चुनाव आयोग में।